क्या आपकी स्किन पर रेडनेस आ रही है? क्या आपकी स्किन पर खुजली का अनुभव हो रहा है? क्या आपकी स्किन पर चकत्ते पड़ गए हैं और क्या उन चकत्तों में से पस और पानी आ रहा है? क्या आपकी स्किन ड्राई हो गई है और क्या आपकी स्किन स्केली होती जा रही है? अगर हाँ, तो ये सभी लक्षण डर्मेटाइटिस के हो सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में एक्जिमा के नाम से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्जिमा से पीड़ित हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक्जिमा के बारे में, उसके अर्ली साइंस के बारे में, उसके सभी सिम्टम्स के बारे में, उससे जुड़े मिथ्स और रियलिटी के बारे में और उसके प्रिवेंशन और उसके संभव उपचारों के बारे में सरल और आसान भाषा में समझाने का एक गंभीर प्रयास करेंगे, जिससे आपको इस बीमारी को समझने में और इसका उपचार करने में आसानी हो। लेकिन अभी तक आपने कपी फिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपनी सेहत के लिए अपनी बुद्धि और हमारे ज्ञान पर विश्वास करते हुए जल्दी से कपी फिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं डर्मेटाइटिस, जिसको आम भाषा में एक्जिमा कहा जाता है, वो एक्चुअली है क्या? क्या वो किसी तरह का स्किन कैंसर है? क्या वो किसी तरह का परमानेंट स्किन डैमेज है? और क्या ये सेल्फ क्योरेबल डिजीज है? तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल का जवाब, क्या ये स्किन कैंसर है? जवाब है नहीं। इसके बाद आता है दूसरा सवाल, क्या एक्जिमा किसी तरह का परमानेंट स्किन डैमेज है? इसका भी जवाब है नहीं। और तीसरा सवाल जो कि ये था कि क्या ये सेल्फ क्योरेबल है, तो दोस्तों इसका भी जवाब है नहीं। और अगर आप इसको सेल्फ क्योरेबल यानी खुद से ठीक हो जाने वाली बीमारी समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, जब एक्जिमा किसी तरह का स्किन कैंसर नहीं है, तो फिर ये एग्जैक्टली है क्या? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, डर्मेटाइटिस, जिसको हम आम भाषा में एक्जिमा कहते हैं, वो एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है, जिसके कारण आपको आपकी स्किन में सूजन और खुजली का अनुभव होता है। वैसे तो डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा की कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें वो कैटेगराइज्ड है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ज़ेरोटिक डर्मेटाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। लेकिन इन जनरल अगर एक्जिमा के बारे में बात की जा रही है, तो वो बात एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में की जा रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डर्मेटाइटिस AKA एक्जिमा एक्चुअली है क्या। अब बात करते हैं एक्जिमा के सिम्टम्स के बारे में। एक्जिमा के सिम्टम्स प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं, जो कि टोटली डिपेंडेंट है विक्टिम यानी एक्जिमा से सफर कर रहे व्यक्ति की इम्यूनिटी पर। इसके अलावा एक्जिमा के सिम्टम्स आपके एज ग्रुप पर भी डिपेंड करते हैं, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्जिमा आपको शरीर के किस भाग में हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्जिमा हुआ है, तो इस बात की गारंटी जरूर है कि आपको रैशेज या ड्राइनेस से पहले असहनीय खुजली का अनुभव होगा। तो आइए जानते हैं एज ग्रुप के आधार पर एक्जिमा कैसे विक्टिम्स को प्रभावित करता है। सबसे पहले जान लेते हैं सिम्टम्स इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों को यदि एक्जिमा हो जाए, तो खुजली और पस से भरे दाने उनके हाथों, पैरों और पीठ और छाती पर देखे जा सकते हैं। ये लक्षण छोटे बच्चों के लिए बड़े ही पीड़ादायी होते हैं। खैर, ये तो बात रही सिम्टम्स इन इन्फेंट्स की। अब बात करते हैं सिम्टम इन चिल्ड्रन की। सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में आमतौर पर उनकी कोहनी के मोड़ पर, उनके घुटनों के पीछे, उनकी गर्दन पर या उनकी कलाई या टखनों पर रैशेज होने लगते हैं। इन रैशेज में कई बार खुजली इस हद तक असहनीय हो जाती है कि बच्चों को तुरंत चिकित्सकीय सहायता तक की आवश्यकता पड़ जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स इन एडल्ट्स की।
एडल्ट में एक्जिमा सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो एक्जिमा से पीड़ित एडल्ट्स में अक्सर ये देखा गया है कि उनकी कोहनी पर, उनके घुटनों पर, उनकी कलाइयों, हथेली और चेहरे पर रैशेस होने लगते हैं। जिस जगह पर उनको एक्जिमा हुआ है उस जगह की त्वचा बहुत ही मोटी, खुरदुरी और गहरी काली या भूरी हो जाती है और उनके दानों में पानी और पस आने लगता है। खैर, ये तो बात रही एक्जिमा के सिम्टम्स की। अब बात आती है एक्जिमा के कारणों की। प्रामाणिक आधार पर ये कह पाना बहुत कठिन है कि एक्जिमा के कारण क्या होते हैं, पर अगर कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स और उनकी थ्योरीज की माने तो एक्जिमा होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला जेनेटिक और दूसरा वीक इम्यून सिस्टम। पहले बात करते हैं जेनेटिक रीजन के बारे में। जेनेटिक रीजन की बात करें तो कुछ मेडिकल थ्योरीज के अनुसार एक्जिमा के लक्षण उन व्यक्तियों में अधिक पाए जाते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में एक्जिमा की समस्या रही हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के दादाजी अथवा पिताजी को एक्जिमा की समस्या रह चुकी है तो इस बात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि उस व्यक्ति को भी भविष्य में एक्जिमा की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये तो बात रही जेनेटिक रीजन की। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि है वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम अर्थात शरीर की दुर्बल रोग प्रतिरोधक क्षमता एक्जिमा के लिए उतनी ही उत्तरदायी है जितने हमारे जीन्स। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है तो न सिर्फ एक्जिमा बल्कि उसकी बॉडी उसकी किसी भी बीमारी से रक्षा नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक्जिमा पीड़ित हो या स्वस्थ, दोनों ही तरह के व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के ऊपर काम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। इस वीडियो में अभी तक हमने डिस्कस किया एक्जिमा के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और इसके कॉजेस के बारे में। अब अगर आपकी एक्जिमा को लेकर क्यूरियोसिटी शांत हो गई है तो आप यहां से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो एक्जिमा का सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहते हैं वो इस वीडियो को स्किप करना किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आगे एक्जिमा को सस्टेनेबली क्योर करने वाली कुछ आउटस्टैंडिंग रेमेडीज के बारे में बताएंगे। लेकिन हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब बटन को एक बार दबाना तो बनता है। खैर, वापस लौटते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं एक्जिमा से जुड़े कुछ मिथ्स और उनसे जुड़ी रियलिटी के बारे में। तो भाई, मिथ नंबर 1 है एक्जिमा हैपेंस ड्यू टू स्ट्रेस। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो आज भी बहुत से लोगों के मन में यह अवधारणा है कि एक्जिमा का एक कारण स्ट्रेस भी है। तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जितनी यह बात गलत है उतना ही यह फैक्ट सही भी है कि बेशक स्ट्रेस के कारण एक्जिमा नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में ऐसे कंडीशंस को पैदा करता है जो स्किन इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। और अगर स्किन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो यह एक्जिमा का कारण बन सकती है। इसके बाद आता है भाई मिथ नंबर 2, इज एक्जिमा एन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या एक्जिमा एक इन्फेक्शियस डिजीज है? यानी अगर हम एक्जिमा पीड़ित किसी व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में आ जाएं अथवा उसके संपर्क में आई किसी वस्तु को छू लें तो क्या हमें एक्जिमा हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। मैनोपोलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा मेडिकल स्कूल में हुई एक रिसर्च के अनुसार यदि आप किसी एक्जिमा पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में आते हैं अथवा कोई व्यक्ति आपसे शारीरिक संपर्क में उस समय आता है जब आपको एक्जिमा हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे के शारीरिक संपर्क के कारण आपको एक्जिमा नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है मिथ नंबर 3, इज एक्जिमा अ सेल्फ क्योरेबल डिजीज। यानी एक्जिमा क्या अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है? जवाब है नहीं, एक्जिमा अपने आप ठीक होने वाली बीमारी नहीं है।
इसको जितना पनपने दिया जाए उतना ही गंभीर रूप धारण करेगी। इसलिए इससे पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके इसका उपचार करवाए। इसके बाद आता है मिथ नंबर 4, लाइफस्टाइल चेंजेस डू नॉट हेल्प इन क्योरिंग एक्जिमा। यानी अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें तो इससे एक्जिमा की प्रॉब्लम में आराम नहीं मिलेगा। इसका भी जवाब है नहीं, मगर यह आधा सच है। एक्जिमा को कंट्रोल करने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जिस दूसरी चीज की आवश्यकता है वो है मेडिकेशन। यानी अगर आप इस भ्रम में हैं कि बिना दवाई लिए आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा और आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस कर लेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो दोस्त आप गलत हैं। इसके बाद आता है मिथ नंबर 5, फूड एलर्जी इज अ कॉज ऑफ एक्जिमा। यानी एक्जिमा का एक कारण फूड एलर्जी भी है। आइए जरा इस बात का रियलिटी चेक कर लेते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि एक्जिमा का एक कारण फूड एलर्जी भी है, पर थोड़ा सोचिए इस बारे में। एक्जिमा कोई एलर्जी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। हाँ, लेकिन इसका मुख्य लक्षण शरीर के अंगों में होने वाली खुजली है। अगर आपको एक्जिमा है तो आपको चाहिए कि आप ऐसे फूड्स को अवॉइड करें जिससे आपकी बॉडी में पित्त दोष का असंतुलन उत्पन्न होता है। और जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पित्त दोष क्या होता है, उनके लिए हम बता देना चाहेंगे, पित्त दोष आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष यानी वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष, इन तीनों में से एक दोष है। इन तीनों ही दोषों के संतुलन से मानवीय काया स्वस्थ रहती है। और जहां तक रही बात एक्जिमा की, एक्जिमा के दौरान होने वाली इन्फ्लेमेशन और खुजली को नियंत्रित रखने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे फूड्स के सेवन को सीमित करें जो हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी और स्पाइसी फूड्स, पीनट्स आदि। ये तो बात रही एक्जिमा से जुड़े मिथ्स की। अब बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की जिनसे एक्जिमा को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर नंबर 1 यानी मॉइस्चराइज योर स्किन। एक्जिमा की शुरुआत अक्सर स्किन ड्राइनेस से होती है और यह ड्राइनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्जिमा को ट्रिगर कर सकती है। इससे पहले यह स्किन ड्राइनेस एक्जिमा को ट्रिगर करे, आपको इसे प्रिवेंट करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर नंबर 2 यानी ट्राई टू अवॉइड सडन चेंजेस इन टेम्परेचर। हमारी सराउंडिंग्स में अगर टेम्परेचर में रैपिड चेंज होने लगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारी वीक इम्यूनिटी एक्जिमा का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए सडन टेम्परेचर चेंज से बचें। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर नंबर 3 यानी अवॉइड एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग अर्थात शरीर में पसीने का आना हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको यह अधिक मात्रा में आता है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि जहां एक तरफ ऐसा होने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ यह पसीना शरीर के किसी भाग में इकट्ठा होने लगे तो इस पर जमा होने वाले फंगस के कारण यह हमारी बॉडी में खुजली और इन्फ्लेमेशन दोनों का कारण बनता है। अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी में एक्जिमा को ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर नंबर 4 यानी अवॉइड वियरिंग हार्श क्लोथ्स। स्क्रैची मटेरियल से बने हार्श क्लोथ्स भी हमारी एक्जिमा कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। जिनको ये बात समझ नहीं आई उनको समझाने के लिए अगर दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो एक्जिमा ट्रिगर होने का एक कारण है स्किन में होने वाली ड्राइनेस और दूसरा है खुजली। हार्श क्लोथ्स यानी ऐसे कपड़े जो स्किन को खरोंचते हैं, उनका हमको सीमित उपयोग करना चाहिए। हार्श क्लॉथ्स में आपकी सिल्क शर्ट से लेकर के वूलन स्वेटर्स जैसे कपड़े आते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के कपड़ों का सीमित उपयोग करें, क्योंकि ये एक्जिमा को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर नंबर 5 यानी अवॉइड यूजिंग हार्श सोप। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो जितना हो सके हार्श सोप्स और केमिकल डिटर्जेंट के उपयोग से बचें, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं और चांसेस हैं कि इस कारण आपका एक्जिमा ट्रिगर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट, इन सारे प्रिवेंशंस को अपना लेना कहीं भी इस बात का हमारी साइड से अश्योर्ड कमिटमेंट नहीं है कि इन प्रिवेंशंस को अपनाने से आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम
नहीं होगी। ये प्रिवेंशन केवल उन ट्रिगर्स को कंट्रोल करने में उपयोगी साबित होंगे जिनके कारण किसी व्यक्ति को एक्जिमा हो सकता है। इसलिए अपने धैर्य और विवेक के आधार पर ही कोई निर्णय लें और यदि आवश्यक लगे तो चिकित्सकीय परामर्श लेने में कोई देर ना करें। उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन वो लोग जो इस वीडियो से बोर हो चुके हैं वो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक्जिमा को कंट्रोल करने वाली कुछ रेमेडीज को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजीव सक्सेना जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सक्सेना। मेरे प्यारे मित्रों एवं दर्शकों, अभी तक इस वीडियो में आप सभी ने जाना एक्जिमा के बारे में, उसके अर्ली साइंस के बारे में, उसकी सभी सिम्टम्स के बारे में, उससे जुड़े मिथ्स और रियलिटी के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में भी। लेकिन अब मैं आपको एक्जिमा की आयुर्वेद के अनुसार होने वाली चिकित्सा के बारे में सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि एक्जिमा ड्राई स्किन में होने वाली एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसको कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको कुछ इजी रेमेडीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके क्रम में रेमेडी नंबर 1 है प्रभावित स्थान पर नारियल के तेल का प्रयोग। यदि एक्जिमा से प्रभावित स्थान पर नारियल का तेल अप्लाई किया जाए तो उस स्थान पर ड्राइनेस में कमी आती है एवं एक्जिमा से राहत मिलती है। अब बताते हैं रेमेडी नंबर 2, कपूर और नारियल के तेल का प्रयोग। कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाया जाए तो यह रोग की तीव्रता को कम करता है। अब आते हैं रेमेडी नंबर 3 पर, शहद का लेप। प्रभावित स्थान पर शहद का लेप लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद उसको साफ पानी से धो दें। इससे रोग की तीव्रता को कम करने में सहायता मिलती है। अब बताते हैं रेमेडी नंबर 4 के बारे में, जो है एलोवेरा। एलोवेरा का पल्प निकालकर उसको जेल की फॉर्म में बना लें एवं प्रभावित स्थान पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद उसको धो डालें। इससे भी रोग की तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है। अब बताते हैं रेमेडी नंबर 5 के बारे में, जिसमें पिसे हुए अलसी के बीजों और नींबू का मिश्रण लगाया जाता है। अलसी के बीजों को बारीक पीस लें एवं इसमें नींबू का रस मिलाकर इसका पेस्ट बना लें तथा प्रभावित स्थान पर लगाएं। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से धो दें। यह उपाय भी रोग से छुटकारा मिलने में सहायक है। रेमेडी नंबर 6 में मैं बताना चाहूँगा कि हल्दी को दूध या गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाकर लगाया जाता है। हल्दी को दूध या गुलाब जल के साथ मिलाकर उसका पेस्ट बना लें एवं प्रभावित स्थान पर 20 से 25 मिनट तक लगाएं। तत्पश्चात स्वच्छ पानी से धो दें। अब बताते हैं रेमेडी नंबर 7 के बारे में, तुलसी की चाय तथा तुलसी स्वरस। तुलसी की चाय को दिन में 2-3 बार पिएं एवं तुलसी के पत्तों का रस निकालकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। इससे भी एक्जिमा को ठीक करने में सहायता मिलती है। अब बताते हैं रेमेडी नंबर 8 के बारे में, त्रिफला और गिलोय का काढ़ा। त्रिफला और गिलोय को कूटकर 400 ग्राम पानी में उबालें। 100 ग्राम शेष रहने पर इसमें 1 नींबू का रस मिलाकर दिन में 3 बार 1 माह तक लगातार सेवन करने से एक्जिमा के रोग को शांत करने में काफ़ी सहायता मिलती है। रेमेडी नंबर 9 में बताना चाहूँगा कि नीम के पत्तों को नारियल के तेल में डालकर गर्म करें एवं उसके ठंडा होने पर छानकर इस तेल का प्रयोग प्रभावित स्थान पर करने से रोग को ठीक किया जा सकता है। रेमेडी नंबर 10 में आपको बताना चाहूँगा कि बबूल के पत्तों का प्रयोग कैसे करें। बबूल के पत्तों को पानी के संग उबालें एवं इस पानी से प्रभावित स्थान का ठीक प्रकार से प्रक्षालन करें। इस प्रकार करने से रोग की तीव्रता कम करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा एक्जिमा को ठीक किया जा सकता है। इसमें कफ पित्त हर चिकित्सा करनी चाहिए। विरेचन, तक्रधारा एवं प्रक्षालन आदि के द्वारा
एक्जिमा को ठीक किया जा सकता है। इन रेमेडीज़ के अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधियों में कायाकल्पवटी, सत्वगिलोय, रसमाणिक्य, ताल सिंदूर, प्रबाल पिष्टी का प्रयोग एवं कैशोर गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी वटी, निम्ब घनवटी, महामंजिष्ठारिष्ट, खदिरारिष्ट तथा कायाकल्प तेल या निम्ब तेल के प्रयोग से एक्जिमा को ठीक करने में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी औषधियाँ किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से मात्रानुसार एवं पर्याप्त अवधि तक प्रयोग करना आवश्यक है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी समस्त एक्जिमा संबंधित शंकाओं का निवारण हो गया होगा। इसके पश्चात भी यदि आपकी शंका रह जाती है तो कृपया कमेंट बॉक्स या दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना फर्स्ट फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।